प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, फलित ज्योतिष। अब हम फलित की स्थिति तक आ गए। फलित की स्थिति में हमें बहुत से टूल्स की आवश्यकता होती है। अब हम फलित करने वाले हैं तो बहुत से टूल्स की आवश्यकता होती है। उन टूल्स को समझने की आवश्यकता होती है। यानी हम लग्न की बात करते हैं, नवांश की बात करते हैं, अन्य डी चार्ट्स की बात भी करते हैं, साथ ही साथ हम दशाओं की बात करते हैं। आज से हम दशाएं आपको बताने वाले हैं। दशाएं कितने प्रकार की होती हैं, दशाएं जो होती हैं कितने भागों में आवंटित होती हैं, और हर ग्रह का दशाकाल क्या होता है। आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग हमारे चैनल पर ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं की बहुत गहनता से चर्चा करते हैं। हम भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को सभी को पढ़ चुके हैं और सभी के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कई पहलुओं के बारे में चर्चा की है, ग्रहों के उपाय के बारे में चर्चा की है। हमारी श्रृंखला शून्य से शिखर तक, जिसके अंतर्गत हमारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं और भाव हैं, जैसे लग्न हैं, उन सभी की जो हमने चर्चा की है। तो इस श्रृंखला को आप आई बटन में क्लिक करके वहां जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे ग्रहों के उपाय हैं, अक्सर लोग हमसे ग्रहों के उपाय पूछते हैं, तो हमने बहुत ही विस्तृत रूप से ग्रहों के उपाय इस श्रृंखला में डाल दिए, तो आप वह भी देख सकते हैं। और ग्रहों के उपाय अभी बाकी हैं, तो वह हम आने वाले समय में पूर्ण करेंगे। वर्तमान में हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम उस लेवल पर बात कर रहे हैं जहां यदि आपके पास में कोई कुंडली आती है और उस कुंडली का आप विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करते समय आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार आप बारीकी से व्यक्ति के जीवन में होने वाले जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनका आकलन कर सकते हैं। हमने यहां विंशोत्तरी दशा के ऊपर चर्चा प्रारंभ कर दी, क्योंकि जब भी किसी इवेंट की बात होती है, किसी घटना की बात होती है या दुर्घटना की बात होती है, घटना सुघटना हो या दुर्घटना हो, घटना घटना रहेगी। किसी भी कुंडली के विश्लेषण में जब हमें किसी घटना का संज्ञान लेना होता है, घटना का समय निकालना होता है, यानी हम कह सकते हैं किसी के संतान उत्पत्ति के समय की बात हो या विवाह के समय की बात हो, तो उस समय को निर्धारित करने के लिए, उस समय का आकलन करने के लिए हमें जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उनमें विंशोत्तरी दशा एक तत्व है। जैसे हमने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र में टूल्स होते हैं, तो किसी भी ज्योतिष शास्त्र के टूल्स की बात करें तो नक्षत्र, भाव, ग्रह, यह सभी टूल्स। अब इन टूल्स के आगे जो सहायक टूल्स होते हैं वह दशाएं होती हैं। हम दशाओं की बात करते हैं। दशाएं होती क्या है? दशाएं वह समय होता है जब कोई ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रभावी होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, यह दशाएं होती हैं। इन दशाओं से हम फलित किस प्रकार करते हैं, समय को किस प्रकार से निकालते हैं, यह हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। आज के वीडियो में हम विंशोत्तरी दशा को इस प्रकार समझेंगे कि विंशोत्तरी दशा दरअसल होती क्या है और इनके जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की जो समयावधि होती है वह क्या होती है। अगर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वह आपको समय से प्राप्त हो सके। तो हम बात कर रहे हैं विंशोत्तरी दशा की। विंशोत्तरी दशा कहा जाता है। सबसे पहली बात आती है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी में दशाओं की बात करते हैं तो दशाएं होती कितनी? दशाएं अनगिनत हैं, अनगिनत प्रकार की दशाएं। आप उंगलियों पर कुछ दशाओं को गिन सकते हैं, और जितने भी शास्त्रकार हुए हैं, जितने भी हमारे महान ज्योतिषविद हुए हैं, उन्होंने भी कुछ दशाओं का इंट्रोडक्शन दिया। यहां अगर हम दशा के प्रकार देखें
तो सबसे पहले विंशोत्तरी दशा, फिर योगिनी दशा, फिर चर दशा, फिर जैमिनी दशा, इसके अलावा अष्टोत्तरी दशा, भाव दशा, राशि दशा, इसके अलावा भी और कई दशाएं ऐसी होती हैं जो हम आने वाले वीडियोज में आपको शने शने बताते चले। हमने यहां पर बात की है चूंकि विंशोत्तरी दशा की, तो यह बताना आवश्यक था कि दशाओं के प्रकार में एक विंशोत्तरी दशा भी हो। अब विंशोत्तरी दशा जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि किसी भी समय को निकालने के लिए हम विंशोत्तरी दशा का सहारा लेते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि किस ग्रह की दशा चल रही है, तो सबसे पहले महादशा की बात होती है, तो कहते हैं किस ग्रह की महादशा चल रही है। फिर फलित निकालने के लिए देखते हैं कि वह ग्रह जो है शुभ है कि अशुभ है। फिर उसके अंदर जो है अंतरदशा कौन सी चल रही है। तो जो दशाओं के भाग होते हैं वह इस प्रकार होती है। सबसे पहले महादशा होती है, फिर उसके बाद में अंतरदशा होती है, अंतरदशा के बाद में प्रत्यंतर दशा होती है, तदोपरांत सूक्ष्म दशा होती है, फिर प्राण दशा। यह दशाओं में सबसे सूक्ष्म स्तर तक पहुंचने की विधि है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि दशाओं में हम 3-3, 4-4 घंटे की भी स्थिति देखते हैं, और कई बार हम दशाओं में 2 से 3 दिन तक की स्थिति देखते हैं प्राण दशा में। फिर हम यह देखते हैं कि जैसे हमने ग्रहों की बात की, तो ग्रहों की जो दशाएं होती है वह कितने कितने वर्ष की होती है। मुझे जहां तक लगता है जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उन सभी को इस बात का ज्ञान है, लेकिन फिर भी चूंकि हमने पाठ प्रारंभ किया है तो हम अपने ही तरीके से आपको यह सब बताएंगे, और तरीका वही है। हम विंशोत्तरी दशा का काल देखेंगे तो 120 वर्ष का होता है। यानी अगर हम इन सभी वर्षों का टोटल लगाएंगे, योग करेंगे, तो 120 वर्ष होता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य, इसकी जो दशा होती है यानी महादशा की हम बात कर रहे हैं, या अंतरदशा किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से हम अंतरदशा के समय को निर्धारित करते हैं, वह हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य का जो दशा काल होता है वह 6 वर्ष होता है। फिर हम चंद्र की बात करेंगे तो चंद्र का दशा काल 10 वर्ष का होता है। तदुपरांत मंगल का दशा काल 7 वर्ष का होता है। यहां राहु का अगर हम बात करें तो राहु का दशा काल 18 वर्ष का होता है। अगर गुरु की बात करें तो गुरु का दशा काल यहां 16 वर्ष का होता है। शनि, लोग शनि की दशाओं से बहुत डरते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शनि का जो दशा काल होता है 19 वर्ष का होता है। फिर बुध की दशा आती है तो बुध की जो दशा होती है 17 वर्ष की होती है। फिर हम केतु की बात करेंगे तो केतु का दशा काल जो होता है वह 7 वर्ष का होता है, और अंततः जो दशा आती है वह शुक्र की होती है, उसका दशा काल 20 वर्ष। अब यहां जिस क्रम में हमने लिखा है दशाएं उसी क्रम में चल, और दशाओं का निर्धारण जो किया जाता है वह जातक के चंद्र की स्थिति को देखकर किया जाता है। यानी चंद्र किस नक्षत्र के किस चरण में है, हम नक्षत्रों को पहले पढ़ चुके हैं। तो चंद्र जब किसी भी नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा उसके जीवन के प्रारंभिक अवस्था में होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहां पर बात करें कि चंद्र किसी की कुंडली में विशाखा नक्षत्र में, अब विशाखा नक्षत्र में है तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है, तो उस व्यक्ति की जो दशा प्रारंभ होगी जीवन की, यानी कि जो उसकी प्रारंभिक दशा होगी वह गुरु की हो, यानी अब उसका दशाकाल यहीं से प्रारंभ हो। फिर हम चंद्र की डिग्री देखेंगे, यानी कि चंद्र कितने समय को भोग चुका है, उस भोगे हुए समय के अनुसार हम इस ग्रह की जो दशा है उसका विभाजन करेंगे। यानी कि जातक जन्म से पहले जो दशा थी, जो वह भोग सकता था अगर पहले पैदा होता, तो जन्म से पहले जितनी दशा निकल गई वह चंद्र की भुक्त जो डिग्री होती है, मान लीजिए चंद्र 18 डिग्री का है
तो 18 डिग्री तक जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा इस 16 वर्ष का, वह जातक के जन्म से पहले निकल चुका होगा। फिर जब गुरु की दशा पूर्ण हो जाएगी, मान लीजिए कि उसके जीवन में यह सिर्फ 6 साल दशा बची थी, 6 साल की दशा उसकी पूर्ण हो गई, फिर उसके जीवन में शनि की दशा प्रारंभ, 19 वर्ष। फिर इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की दशाएं भी उसके जीवन में क्रमवार आती रहेगी। जब शुक्र की दशा आ जाएगी और शुक्र के 20 वर्ष पूर्ण होंगे, तब उसके जीवन में सूर्य की दशा आएगी। अब यहां से पुनः हम ऊपर की तरफ चले गए। दरअसल दशाओं का क्रम यही रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्र अश्विनी से प्रारंभ होते हैं। अब अश्विनी से प्रारंभ होते हैं, अश्विनी का स्वामी केतु है। तो इस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होगा उसकी दशा केतु से प्रारंभ होगी। केतु यहां है, लेकिन नक्षत्रों में सबसे पहले केतु दिखाई देता है। इसलिए आप इस भ्रांति में बिल्कुल भी ना पड़े कि केतु यहां अंत में है, अश्विनी प्रथम में है। आप इसे केतु से भी प्रारंभ करके देख सकते हैं। अब दशाओं का क्रम याद रखने का एक सूत्र है। यहां देखिए आप, सूर्य आ, चम, मंगल भौम, राहु राहु, गुरु को जीव भी कहा जाता है, शनि, बुध, केतु और शुक्र। तो यहां हम सूत्र जैसे अगर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आ, चम, भौ, राजी, शबु, केशु। अगर आपको आचम, भौ, राजी, शबु, केशु याद है तो आप किसी भी ग्रह के तुरंत बाद कौन सी दशा आने वाली है इसे आप रिकॉल कर सकते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था की बात होती है। जब आप शनै शनै ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं तो यह चीजें आपको कंठस्थ हो जाती हैं। आपको तब यह सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतः ही पता होता है कि शनि के बाद बुध की दशा आएगी। यह आप स्वयं ही आकलित कर लेते हैं। तो चूंकि यही क्रम अंतरदशा में भी चलता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई शनि में जब शनि की दशा चलेगी और शनि में शनि का अंतर चलेगा और उसके बाद में जो दूसरा अंतर आएगा वो बुध का आएगा, फिर तीसरा अंतर केतु का आएगा, चौथा अंतर शुक्र का आएगा। इसी प्रकार क्रमशः आप अंतरदशाओं को भी धीरे धीरे समझना प्रारंभ कर देंगे। यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा का परिचय दिया है। अब विंशोत्तरी दशा से इवेंट टाइमिंग कैसे निकाली जाती है और किन किन बातों की आवश्यकता होती है विंशोत्तरी दशा को समझने के लिए, हमने यहां समझ लिया कि किसी ग्रह की दशा महादशा चल रही है। उस ग्रह की महादशा में एक ग्रह का अंतरदशा चल रही है। यह कुछ साल या महीने की हो सकती है। फिर उसके अंदर एक प्रत्यंतर चल रहा है, यह कुछ 1-2 महीने का हो सकता है। फिर उसके अंदर एक सूक्ष्म दशा है, यह कुछ दिनों का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने, और अंततः सूक्ष्म के बाद आती है प्राण दशा। जब प्राण दशा की बात होती है तो यह 1-2 दिन या कुछ घंटों की बात आती है, हम वहां तक जा सकते हैं। इससे बारीक गणना के लिए हम लग्न की बात कर सकते हैं, नक्षत्रों की बात कर सकते हैं, नक्षत्र चरणों की बात कर सकते हैं, उनकी पीड़ाओं की बात कर सकते हैं। यह सब बातें हम बारीकियों को समझने के लिए करते हैं। तो यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, सटीकता के नजदीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अगले वीडियो में हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। विंशोत्तरी दशा से संबंधित अन्य जो तथ्य होते हैं इसको समझने के लिए हम उन तथ्यों की बात करेंगे, यानी कि हम गोचरों की बात भी करेंगे और अन्य तथ्यों की बात भी करेंगे। किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह दशा जातक के जीवन काल में प्रभावित होने वाली है और कब होने वाली है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।